अमेरिका के पास जो क्रूड है उसको कहा जाता है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इमीडिएट, बल्कि ये लाइट स्वीट क्रूड जो है और इसमें पेट्रोल ज्यादा निकलता है और इसको दुनिया के हल्के और स्वीट क्रूड के कैटेगरी में रखा जाता है। कनाडा में WCS मिलता है, ये बहुत भारी क्रूड होता है। भारी क्रूड को उतना बढ़िया नहीं माना जाता है क्योंकि इसको रिफाइन करने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं और वो आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है। वेनेजुएला से मेरे क्रूड मिलता है और इसे सबसे भारी क्रूड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। रिफाइन करना बहुत खर्चीला होता है। रूस में उसका मुख्य जो है यूराल क्रूड है और यूरोप की रिफाइनरियों में इसको फिर बाद में साफ किया जाता है और ये यूरोप की रिफाइनरियों की पहली पसंद होता था तब तक जब तक रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू नहीं हो। उसके बाद ये धीरे धीरे घटता ही चला गया। और सऊदी अरब लाइट इसको कहते हैं, मध्यम गुणवत्ता का है। इराक में बसरा लाइट है। भारत इराक से बड़ी मात्रा में इसको खरीदता रहा है। ईरान का क्रूड बहुत हल्का और बहुत भारी, दोनों तरह की कैटेगरी का क्रूड यहां से निकलता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की सप्लाईज होती हैं। नॉर्वे का, यूके का ब्रेंट क्रूड है और इसी को मानक माना जाता है, इसलिए आप ब्रेंट क्रूड हमेशा सुनते हैं। ये लाइट और स्वीट होता है और ज्यादातर तेल की कीमत इसी आधार पर तय होती है। अब जरा ये देखिए, यहां जब मुश्तबा वर्सेस ट्रंप है तो क्या पुतिन विजेता है? अभी आपको यह पता चला कि सिर्फ पुतिन नहीं, शी जिनपिंग भी विजेता है। लेकिन किन किन मायनों में असल में पुतिन विजेता हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। ट्रंप वर्सेस मुश्तबा, पुतिन विजेता। तेल क्या माला माल बनाने वाला है? वाकई तेल वाकई माला माल इसलिए बनाएगा क्योंकि यूराल में अचानक आप देखें यूराल क्रूड जो है उसकी मांग बहुत बढ़ गई है, उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं। यूक्रेन में अमेरिका का उतना ध्यान नहीं है, इसलिए एक मौका भी मिल गया है। पश्चिम में ऊर्जा संकट और ज्यादा गहराएगा और इसका फायदा जब उनकी निगाहें रशिया की तरफ जाएंगी तो जाहिर है पुतिन को मौका मिलेगा कि हाँ, बहुत हीरो बनने चले थे, अब बताओ क्या हुआ, यूराल क्रूड चाहिए। और आप जानते हैं कि एशिया में जिसके पास एनर्जी होगी उसी का दबदबा बढ़ेगा और इस हिसाब से ये रशिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंटेलिजेंस बढ़त, एशिया में इंटेलिजेंस बढ़त इस हिसाब से कि पहले अगर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, यूके, ये सब यूक्रेन की मदद कर रहे थे इंटेल के हिसाब से, तो इधर ईरान की मदद करके वो हिसाब बराबर किया जा रहा है और जाहिर है इससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है पूरे वॉर सिनेरियो में। अब यहां पर देखिए, ईरान वॉर से पहले रूसी क्रूड यूराल $59 प्रति बैरल था। युद्ध के बाद यूराल क्रूड 76 के पार चला गया डॉलर के हिसाब से। रूस की कमाई का मुख्य जरिया तेल और गैस है और इस लिहाज से ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम है पुतिन के लिए। रूस ईरान को सैटेलाइट डेटा दे रहा है, यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद मिल रही थी उन कंट्रीज की तरफ से। यहां अब शायद ये सौदा चल रहा होगा कि अगर आप उधर इंटेल देना बंद करते हैं तो फिर हम भी सोच सकते हैं कि हम ईरान को इंटेल दें या ना दें। ये कुल मिलाकर वो सिनेरियो है जिसमें यह समझा जा रहा है कि समय पुतिन जो हैं वो बड़े फायदे वाली सिचुएशन है। सुनील अलग साहब, एक कमेंट आपसे चाहता हूं, क्या वाकई जैसा समझ में आ रहा है, जैसा इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, सिचुएशन वैसी ही है? अब देखिए, कोई 7% ईरान से ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है, 7% ओनली, तो जो भी अगर समझो 7% बिकम 0%, वैसे हमारे पास 2 महीने के लिए, जो मिनिस्टर ने कहा है, हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2 महीने के लिए अपना ऑयल था। अब रशिया से मंगवाएंगे। अब रशियन ऑयल हैज टू कम इनटू इंडिया, वेदर इट्स अ टफ ऑयल और वेनेजुएलन ऑयल, जो ट्रंप ने कहा है कि लीजिए आप, वो दूसरे won't come through the state of Hormuz, it'll come through the Cape of Good Hope, अफ्रीकन एरिया से आएगी। तो इंडिया इज क्वाइट ओके इन टर्म्स ऑफ ऑयल, बट नाउ अब जो है तो है। तो अब देखो, सबने बेल्ट टाइटन करना है। देखो, अल्टीमेटली वॉर अगर होगा तो फिर जैसे वॉर बढ़ेगी तो वैसे ही अगर देखो, ईरान, मोदी जी ने ईरान पे भी, इजराइल पे भी, अमेरिका पे भी, सब जगह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। मोदी जी कर रहे हैं तो उसके बाद कर रहे हैं तो करने दो। लेकिन अब देखो, हमें अपना बेल्ट टाइटन करना है कि एलपीजी जो भी गैस नहीं आएगा। हर एक देश में आप ये कह रहे हैं सर कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा कि असर ना पड़े, लेकिन क्या वाकई कुछ दुकानें ऐसी हैं जो चमक जाएंगी, जिसका फायदा मिलेगा उनके लिए? क्या ये वक्त जो है एक तरीके से गोल्डन है? प्रोफेसर अमिताभ कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत क्विकली। मैं एक लेख लिख रहा था, उसमें मैंने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक दे दूं। रशियन क्रूड ऑयल जो है अब तक, जब भारत से प्रतिबंध लगा था, $40 पर बैरल बिक रहा था
और अब इसका दाम अचानक 62 से 72 बैरल प्रति बैरल हो गया है। और पूरे रूस का 30% जो है फेडरल बजट इसी तेल से चलता है, और 40% मिलिट्री स्पेंडिंग इससे होती है। और इसके अलावा अगर एक बात बता दीजिए, वो जो अमेरिका कह रहा था कि आपसे जो तेल खरीदते हैं वो असल में वॉर मशीनरी को ऑयल कर रहे हैं, अब वो क्या करेगा? जेलेंस्की कहता था ब्लड मनी है, ब्लड मनी है। और अब ये जो $11 अगर बढ़ेगा, आप समझिए $28 बिलियन का फायदा होगा सिर्फ एक साल में रूस को, तो कितना आप उसको युद्ध में झोंक पाएंगे। राइट। और अगली खबर देखिए, फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमले की नई तस्वीरें आई हैं। ईरानी विस्फोटक बोट से निशाना बनाया गया था इसे। तबाह हुए टैंकर में एक अमेरिकी जहाज शामिल। यहां पर आपको उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। तब तक मेजर गौरव आर्य के पास जाता हूं। किसी का फायदा, किसी का नुकसान, या सबका नुकसान, क्योंकि वर्ल्ड कनेक्टेड है? मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल इसमें ऐसा है कि जो कई लोग ये कह रहे थे कि जब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया तो लोगों ने बोला नहीं साहब, भारत तो प्रेशर में आ गया। उस वक्त भी मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि रूस आपको इसलिए तेल बेच रहा है क्योंकि लड़ाई चल रही है। आज की तारीख में वही चीज देखिए ना, जो हमसे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने क्या बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई कि ये एक सिचुएशन है, ये एक तो कंडीशन है जिसके तहत आपको ये तेल मिल रहा था सस्ते में। अब वो कंडीशन नहीं है, तो भारत पहले फंड कर रहा था यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन में मौतें भारत फंड कर रहा था। आज की तारीख में भारत वो मौतें फंड नहीं कर रहा है। तो ये अमेरिका को सूट कर रहा है ना, ये तो अमेरिका को सूट कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दिनेश जी इसमें, कि इंडिया अभी कनाडा ने ऑफर करा है भारत को। कनाडा कहता है ऑयल एंड गैस आपको कितनी चाहिए, तो इसमें जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। वही केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है, वही अफ्रीका के नीचे वाला रास्ता है जिसमें टाइम लगेगा। लेकिन भारत के पास ऑप्शंस हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास ऑप्शंस नहीं है। इंडिया विल मैनेज टू गेट ऑयल। थोड़े समय के लिए दिक्कत होगी, लेकिन फिर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, तुर्की कह रहा है जल्दी से जल्दी वॉर को रुकना चाहिए, शांति का बटन तुरंत दबाना चाहिए, तुर्की कह रहा है। ये इसके मायने क्या है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए जरा। ईरान ने 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। होर्मुज में 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली। थाई जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ले ली है, और लाइबेरिया फ्लैग जहाज पर भी हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ले ली। अब सवाल ये है, एक चीज और आपसे मेजर गौरव आर्य बहुत जल्दी से, कि क्या मान लीजिए अगर किसी को अश्योर करता है कि ठीक है तुम्हारे जहाज जाने देंगे, ये विदेश विभाग कह देता है वहां से बातचीत में, तो इस समय जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, क्या उनमें सिनर्जी है कि वो बात कम्युनिकेट हो जाए और हमले ना हो? या जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत हर जगह अलग अलग एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन गई है लड़ाकों की, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की प्रॉमिस के बावजूद हमला हो जाए? नहीं, देखिए रिस्क तो है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज्ड मेथोडोलॉजी के तहत वो लोग लड़ रहे हैं, वो वही बात है कि अब वो ऑटो पायलट पे चले गए। अब हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो पाए, हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो पाए, क्योंकि हर जगह अलग मिसाइल, अलग ड्रोन, अलग क्रूज मिसाइल, अलग फौज, अलग निर्देश, और अलग उनके कि अगर ये कमांडर मर गया तब आप क्या करेंगे, वो मर गया तब क्या करेंगे। तो एक अलग डॉक्ट्रिन चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपस में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। कम्युनिकेशन रहता है, लेकिन हाँ, मिसकैलकुलेशन के बहुत बड़े चांसेस दिनेश। मिसकैलकुलेशन के चांसेस हैं, इसीलिए किसी भी आश्वासन को पूरी तरह आश्वासन नहीं माना जा सकता जहाजों के वहां से ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में। और